बेटा साइंस का एग्जाम हुआ था, उसका सोल्यूशन हम लोग कल कुछ एरर की वजह से कर नहीं पाए थे, तो हम आज इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा बायोलॉजी पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और बायोलॉजी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखो बेटा यहाँ पर दो ब्लड वेसल्स हैं ए एंड बी, वो मार्क्ड हैं और मुझे ए और बी का सबसे पहले तो भाई ए और बी है क्या, बी क्या है, यहाँ पर जो मेरी बी है वो है मेरी पल्मोनरी वेन और यहाँ पर जो मेरी ए है वो है मेरी पल्मोनरी आर्टरी। तो बेटा हम लोग को ये देखना है कि पल्मोनरी वेन क्या वर्क करती है और पल्मोनरी आर्टरी क्या वर्क करती है। हम लोगों को मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पल्मोनरी वेन जो है मेरे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और कौन से चैम्बर में लेकर आएगी, मेरे लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से मेरा वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और यहाँ पर पल्मोनरी जो आर्टरी है वो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है कहां से, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है मेरा और यहां से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो आ जाओ मेरे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं मुझे। मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड वेसल्स ए। ठीक है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। देखो ब्लड वेसल्स ए जो है मेरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग्स की तरफ, वही लेकर जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मेरा ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है मेरा ब्लड वेसल्स बी, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। मेरी जो बी ब्लड वेसल है इसकी बात हो रही है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यहां है जिस ब्लड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और कहां से लेकर आ रही है, लंग्स से लेकर आ रही है। कहां पे लेकर आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आ रही है। तो मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड मेरा स्टेटमेंट देखो बेटा, ब्लड वेसल्स बी, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स as it receives blood from this blood vessels। देखो बेटा जो मेरा लेफ्ट एट्रियम है, अभी यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम की बात हो रही है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाता है जैसे ही वो ब्लड रिसीव करता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जैसे ही ब्लड की फिलिंग होती है, हार्ट के मेरे जो चैम्बर्स हैं फिलिंग के टाइम पर वो रिलैक्स हो जाते हैं और जब उनमें से जब ब्लड निकलना होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये वाला जो थर्ड मेरा स्टेटमेंट है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स्ड, जब ये ब्लड रिसीव कर रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है मेरा। नेक्स्ट मेरा है ब्लड वेसल्स ए के बारे में फोर्थ स्टेटमेंट, लेफ्ट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल। लेफ्ट एट्रियम ढूंढो अब मेरा, यहां पे लेफ्ट एट्रियम कहां पर है मेरा, ये मेरा राइट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम हैज अ थिक वॉल्व। ये इसकी पूरे थिक वॉल्व, क्या इसकी थिक वॉल्व होती है, नहीं बेटा, सबसे ज्यादा थिक वॉल्व होती है मेरी लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि इसको मेरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो होता है मेरा, ये सबसे थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो द करेक्ट स्टेटमेंट आर, कौन सा है बेटा अपना, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरा इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। समझ में आया आपको? चलो हम चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी बायोलॉजी का है साइंस के पेपर में, तो ध्यान दीजिए। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं बनता है। देखो बेटा, जब सेल होती है मेरी, सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है, सबको पता है कि सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, पायरुवेट उसके बाद में हम लोग का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और अगर ये मेरी अगर मेरी सेल है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल है, तो यहाँ पर वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन ये वाटर तभी रिलीज होता है जब ये मल्टी ऑर्गेनिजम्स की सेल हो। अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं, ई कोलाई की सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो मेरे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। भाई इथेनॉल का होता है और इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल ही होती है एक तरह से।
ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, मेरी मसल सेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मसल सेल में ऑक्सीजन की मतलब अनअवेलेबिलिटी में या फिर जब ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है तब क्या होता है, ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद में, तो अगर हम लोग ये ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन डी देखें या फिर ऑप्शन सी देखें, यहां पर जितने भी अपने प्रोडक्ट हैं ये सारे अपने ऑक्सीजन की एब्सेंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों से पूछ क्या रहे हैं, प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं है तो कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं बन सकता, तो मेरा क्या होगा इसका आंसर, वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडरस्टैंड? चलो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, ये कह सकते हैं कि हम अमीबा का एग्जांपल लेते हैं कि अमीबा की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेरा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। देखो बेटा, अमीबा है उसमें भी डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल सब्सटेंस में उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हमारे डाइजेशन का मतलब होता है। और चाहे अमीबा हो, चाहे हम लोग हो, चाहे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन कर रहे हैं मतलब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन। नॉट, भाई ब्रोकन डाउन तो हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड, अगर पर हम जाए, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो बेटा, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि ये मेरा सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहां से आसपास मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और अपने O2 इनके मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे मेरी बॉडी के अंदर, अमीबा की बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा की बॉडी से बाहर निकल रही है। जितना भी जो है सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, अपनी एनर्जी को, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट, जितनी इसको एनर्जी चाहिए उतनी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी भाई अपना, ये वाला स्टेटमेंट यहां पर सही है कि ये वाला स्टेटमेंट तो करता है ये। थर्ड है मेरा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म। भाई सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ टिश्यू का तो फॉर्मेशन ही नहीं होता कि भाई व्हाट इज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा फिर से गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरा, एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट ऑफ टेकिंग इन फूड। अमीबा की एंटायर सरफेस कॉन्टैक्ट में है कि भाई वो आराम से फूड जो है वो इनटेक कर सकती है। फूड यहाँ से भी इनटेक हो सकता है, फूड यहाँ से भी इनटेक हो सकता है, फूड का यहाँ से भी इनटेक हो सकता है। तो हमारी पूरी जनरल बॉडी सरफेस जो है फूड के लिए अवेलेबल है। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर करेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं तो मेरा सेकंड और फोर्थ, ये दो स्टेटमेंट मेरे करेक्ट है। ऑप्शंस में देखो, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी में है बेटा, तो मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हैव यू गॉट माई पॉइंट बेटा? चलो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 साइंस के पेपर में बायोलॉजी का है बेटा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट में नहीं निकलता है? तो सबसे पहले हम लोग रेजिन और गम्स की बात करते हैं। देखो बेटा, अपन लोगों ने प्लांट की बॉडी में वो येलो कलर के, वाइट कलर के बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस देखे हैं। वो सब्सटेंस जो प्लांट के लिए एक बाय प्रोडक्ट होते हैं, एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बेटा प्लांट में। व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस? जितनी भी प्लांट की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं रेजिन्स एंड गम्स। तो ये रेजिन एंड गम्स प्लांट की बॉडी से रिमूव होते हैं। उसके बाद में अगर ड्राई लीव्स की अपन बात करें, हम लोग बार्क ऑफ द ट्री, हम लोग के जो ट्री का बार्क होता है उसकी बात करें, ये सब हमारे प्लांट की बॉडी से टाइम टू टाइम शेड ऑफ होते रहते हैं। तो ये प्लांट की बॉडी से कंटिन्यू निकलते रहते हैं। नेक्स्ट मेरा एक्सेस वाटर, भाई ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें मेरे प्लांट का एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने ये तीन चीजें देख रखी है, रेजिन
कोलेजन एंड गम्स रिमूव होता है, ड्राई लीव्स रिमूव होती है, एक्सेस वाटर रिमूव होता है, और ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो प्लांट की बॉडी से रिमूव नहीं होता है? दैट इज यूरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? तो हम लोगों हमारे 14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी बायोलॉजी का है। चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको फिर आगे। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए? भाई व्हाट इज ए? ये ए बी सी डी बहुत दे रखे हैं बायोलॉजी के पेपर में, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ए क्या है। ए बेटा, ए ये जो है हमारा, ये है मेरा डायफ्राम, ठीक है, मेरा डायफ्राम है ये। तो डायफ्राम क्या क्या वर्क कर रहा है? ये चार कुछ लाइंस मुझे दे रखी हैं, ये चारों वर्क होते हैं नहीं होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, ये हम देखेंगे आगे। चलो, फर्स्ट है इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो बेटा, जब हम एक्सेल करते हैं, हमने कंप्लीट एक्सेलेशन कर दिया, उसके बाद कुछ बची हुई एयर होती है, वो मेरे लंग्स में होती है, तो मैंने एक्सेल कर दिया, उसके बाद जब मैं फोर्सफुली एक्सेलेशन करती हूं, ये मैंने फोर्सफुली एक्सेलेशन किया, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जब हम एक्सेल करते हैं भाई, तो मेरा लंग्स है वो अपनी पोजीशन अप एंड डाउन करता है। बिल्कुल सही बात है, अप एंड डाउन हो रही है, मतलब लंग्स जो है रेजिडुअल वॉल्यूम को लंग्स के अंदर निकालने या डिक्रीज करने में हमारी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सही है, कर रहा है वो। इट फ्लैटेंड एज वी इनहेल। अब तुम सांस लेकर देखो, हमने हमारे लंग्स में, हमारी थोरेसिक कैविटी में बहुत सारी ऑक्सीजन भर ली। जैसे ही मैंने अपनी ऑक्सीजन भर ली, उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो लंग्स है, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया। थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होती, मेरा जो डायफ्राम था वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इट फ्लैटेंस एज वी इनहेल। नेक्स्ट है इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल। भाई ऐसे अगर मैं इनहेल करूंगी तो मेरा डायफ्राम फ्लैट होगा ना, वो रेज्ड अप थोड़ा ना होगा, वो डोम शेप का थोड़ा ना होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। भाई बिल्कुल सही बात है, ये बेचारा फ्लैट हो रहा है, ये अपना स्पेस अपनी लंग्स को या अपनी थोरेसिक कैविटी को दे रहा है, तभी तो मेरी जो कैविटी है वो लार्ज हो रही है साइज में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड के अलावा मेरा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ढूंढो, जल्दी से ढूंढो तुम। यहाँ पे ए नहीं है, मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी नहीं है, सी नहीं है, तो मेरा नेक्स्ट क्या बचा, डी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ मेरे करेक्ट ऑप्शंस हैं। समझ में आया बेटा? दिमाग में घुसा कुछ? चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भाई ये तो लाइन से बायोलॉजी 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 आ रहा है, हम बायोलॉजी को सॉल्व करते हैं फटाफट से। Which one of the following conditions is true of the state of stomata of green leaf shows in the given diagram? भाई यहां पर एक डायग्राम दे रखा है, स्टोमेटा का डायग्राम है ये। ध्यान से देखो, 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ये स्टोमेटा का डायग्राम है। तो देखो, स्टोमेटा की हमारी दो कंडीशंस होती है। एक तो मेरे जब स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ये बिल्कुल, और एक ये मेरे क्लोज स्टोमेटा, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो जब ओपन कब होते हैं बेटा, जब इनको ट्रांसपिरेशन करना होता है तब ये ओपन रहते हैं। और जब इनको ऐसा लगता है कि भाई अब मुझे मेरा एक्सेस वाटर हो गया, जितना लूज करना था अब मुझे मेरा वाटर लूज नहीं करना है, तो मेरे स्टोमेटा हो जाते हैं क्लोज। ठीक है, तो आज अब यहां पर कंडीशंस पढ़ते हैं अपन लोग की द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ ग्रीन लीफ। ये जो स्टेट है स्टोमेटा की ग्रीन लीफ शोन द डायग्राम, तो ये बताओ कि कंडीशंस कौन कौन से ट्रू है यहाँ पे, कौन से ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। भाई ये मेरा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग तो है, ये दोनों स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन गार्ड करता है, मेरी गार्ड सेल्स गार्ड कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर गार्ड सेल के अंदर जा रहा है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है मेरा। गार्ड सेल में कहां से जा रहा है मेरा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है मेरा गैशियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट। भाई क्या मेरे स्टोमेटा इसलिए क्लोज हो जाते हैं ताकि ज्यादा गैशियस एक्सचेंज ना हो? नहीं बेटा,
गैसियस एक्सचेंज कितना भी हो मेरे प्लांट को फर्क नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू चलता रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले या ऑक्सीजन निकले, इसलिए मेरे स्टोमेटा क्लोज नहीं होते हैं, ये अपन सबको पता है। नेक्स्ट तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है मेरा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। भाई आपका स्टोमेटा क्यों बंद होता है? ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मेरे प्लांट से ना निकल जाए, एक्सेस वाटर मेरे प्लांट से ना निकल जाए, नहीं तो हमारी पूरा जिंदगी, हमारे पूरा अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा ना। अगर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो सारा ही ट्रांसपिरेशन थोड़े ना करना है मुझे, मेरा वाटर, मुझे वाटर बचा के रखना है, इवन प्लांट के लिए बचा के रखना है, अंडरग्राउंड वाटर बचा के रखना है, हमारे जितना भी हमारी अर्थ में वाटर है वो मुझे बचा के रखना है। इसलिए मुझे एक्सेस अमाउंट में वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं करना होता है, और इसलिए मेरी जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोज होती हैं। तो ये वाला आंसर क्या हुआ मेरा? राइट हुआ। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट, ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है कि जिसको आप बिना देखे रॉन्ग कर सकते हैं कि हमारी गार्ड सेल में कहाँ से कोई शुगर कंटेंट स्टोर होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज होने का रीजन हम लोगों को पता चल गया कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल से ज्यादा अमाउंट ना निकल जाए, इसलिए मेरी गार्ड सेल क्लोज हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन है बेटा। हमारे 2 असर्शन रीजन आए हैं साइंस में, तो हम हमारे फर्स्ट असर्शन रीजन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट असर्शन क्वेश्चन नंबर 33 है अब डायरेक्टली, ठीक है, बायोलॉजी का। असर्शन है मेरा, नाइट्रोजन इज एन असेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक असेंशियल एलिमेंट है, एंड इट इज टेकन बाय प्लांट टू फॉर्म द इनऑर्गेनिक इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। भाई नाइट्रोजन मेरे प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल एलिमेंट है, बिल्कुल है, और प्लांट इसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में क्यों एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक गैसियस फॉर्म में है मेरे एनवायरनमेंट में, और गैसियस फॉर्म में प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? इसलिए उनको चेंज करना पड़ता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो मेरा फर्स्ट असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट है मेरा रीजन, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स, नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट। भाई मेरा जो सॉइल है वो रिचेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और अदर मिनरल्स का। ये भी बिल्कुल सही चीज है बेटा, ये रिचेस्ट सोर्स होता है, लेकिन ये भी ट्रू है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है क्या? भाई सॉइल में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा अमाउंट है, बिल्कुल है, और प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज करके एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात समझ में आए तो आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35, अगेन असर्शन एंड रीजन। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लो होता है, और ये HCl इसलिए फ्लो होता है बेटा कि फूड से, ये मेरा फूड यहाँ पर मेरे स्टमक के अंदर आ रहा है, अब फूड में जितना भी प्रोटीन होगा उसको डाइजेशन करना है, और उसका डाइजेशन तभी हो सकता है जब मेरा HCl प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट करे। अगर HCl ने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट नहीं किया तो प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं होगा। अब भाई मैं फूड में प्रोटीन भी लेती हूँ ना, तो प्रोटीन का डाइजेशन होना जरूरी है। तो आ जाओ, मेरा असर्शन क्या कह रहा है मुझे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। HCl फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है स्टमक के अंदर, बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट मेरा क्या है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मैंने अभी आपको बताया कि HCl जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम क्रिएट होने से मेरे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या किसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो ये भी ट्रू है और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्लियर बेटा, दोनों असर्शन और रीजन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं हमारे। ये भाई ये हमारी एक्टिविटी है 6.2, सब लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, देखी है, समझाई है क्लास में तुम लोगों को 10-10 बार। तो आई होप तुम लोगों ने सही किया होगा इसका आंसर। फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या शो कर रही है। सबसे पहले तो ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस, सारी दुनिया को पता है कि भाई प्लांट जो है मेरे फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट अपन ने पढ़ी थी। यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ये प्रूफ करता है ये एक्सपेरिमेंट। कैसे प्रूफ करता है चलो देखते हैं अपन। कि अपन ने दो प्लांट लिए, दो पॉट लिए अपन ने A एंड B, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंट बता रही हूं मैं सबसे पहले, उसके बाद अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट तुम्हें याद आ जाएगा, 1 मिनट में क्वेश्चन तुम्हारा डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया, इन दोनों प्लांट्स को हम लोगों ने बिल्कुल 3 दिन के लिए हम लोगों ने डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में रखने से इन दोनों प्लांट्स में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट था वो सारा खत्म हो गया, इन्होंने यूज कर लिया। तो अभी मैंने इनका सारा स्टार्च खत्म कर दिया है। उसके बाद में मैं इनको वापस से लेकर आई, एक मैंने बेल जार, एक सील्ड पैक बर्तन है ये, एक बेल जार है, उसमें मैंने इन पॉट्स को रखा, दोनों पॉट्स को, A और B को। और एक जो मेरा A था, मेरा एक प्लांट था, उसके बेल जार में ये जो सील्ड पैक जो बर्तन है उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक प्लेट के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर KOH रख दिया। ठीक है, KOH क्या करता है बेटा, ध्यान से देखना, KOH मेरी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके K2CO3 बना देता है और थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर भी निकलता है। ठीक है, KOH ने क्या किया, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके K2CO3 में चेंज कर दिया उसने। और इसको क्या कर रही है, इसको आराम से अब CO2 मिल रही है, इसको सनलाइट भी मिल रही है। ठीक है, तो मेरा CO2 के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में इसने दोबारा फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया। इसका तो मैं सारा स्टार्च पहले ही खत्म कर दिया, 3 दिन इसको डार्क रूम में रखकर इसका सारा स्टार्च खत्म कर दिया। और अब इसके पास में, बेचारे के पास में जो भी CO2 आई, इस CO2 को कौन खा गया, KOH खा गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, KOH खा गया, CO2 खत्म, अपना इसकी मैंने एक लीफ निकाली और इसकी मैंने एक लीफ निकाली। इसकी लीफ पर मैंने आयोडीन सोल्यूशन डाला, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, सेम मैंने यहां पर भी मैंने आयोडीन सोल्यूशन को डाला। इसकी लीफ, आयोडीन सोल्यूशन को जैसे ही लीफ पर डाला, यहां पर स्टार्च प्रेजेंट था, भाई फोटोसिंथेसिस कर रहा है ये, इसके पास सनलाइट भी है, इसके पास CO2 भी है, इसका स्टार्च का वापस फॉर्मेशन होने लग गया। तो स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से इट टर्न्स इनटू ब्लू, ब्लू कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च के साथ में। क्या, कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर देता है बेटा। लेकिन यहां पर आयोडीन सोल्यूशन जब मैंने इस लीफ पर डाला, कोई कलर नहीं आया। कोई कलर क्यों नहीं आया, कि यहां स्टार्च नहीं है, मतलब फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि सनलाइट इसको भी मिल रही है। सेम वही चीजें थी, बस हमने यहाँ KOH रखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन इसने फूड का फॉर्मेशन नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी है मेरी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको किसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था, KOH ने। ये चीज आपको समझ में आई। चलो हम आगे देखते हैं बेटा। बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days। यहां पर अपन लोग को द रॉन्ग वर्डेड स्टेप, हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो ये वाला तो भाई बिल्कुल सही है, मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई मैंने 3 दिन के लिए उसको डार्क रूम में रखा था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट। हमने बेल जार भी रखा दोनों जगह, देखो इनको एयर टाइट बनाया, एयर टाइट भी करा इनको। नेक्स्ट है, बोथ पॉटेड प्लांट आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। भाई आफ्टर द स्टार्च टेस्ट थोड़ा ना, हमने सनलाइट में उसको बिफोर द स्टार्च टेस्ट रखा था। भाई स्टार्च का टेस्ट तो हम लोगों ने बाद में किया,
ठीक है ना, हम लोगों ने पहले ही उसको सनलाइट में रख दिया था, तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और लास्ट में अ लीफ फ्रॉम बोथ द प्लांट्स इज टेकन टू द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। भाई दोनों को मैंने स्टार्च के टेस्ट के लिए लिया था, दोनों लीव्स में, दोनों पॉट में से मैंने लीफ लिया था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो गया। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, मेरा ऑप्शन नंबर सी, रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे बताना है। तो प्लीज तुम करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज मत हुआ करो। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, करेक्ट बोल के इनकरेक्ट को टाइप कर देते हैं, इनकरेक्ट अगर इनकरेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट को, हाँ भाई पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ए करके ए फिल कर देते हैं फटाफट से। तो इस चीज का ध्यान रखा करो, करेक्ट और इनकरेक्ट का, और यहां पर रॉन्ग और राइट का। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, चलो हम बढ़ते हैं हमारे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है, तुमने बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 37, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स। भाई हमारे पास यहाँ फिश है और ये तो एल्वेलाइज है, मतलब हम लोग, ये एनिमल यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की यहाँ पर ऑकर दे रखी है अपन लोगों को ए एंड बी। ये ए दे रखा है अपन को गिल्स और बी दे रखे हैं अपन को एल्वेलाई। अब यहाँ पर वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम, मुझे एक कैरेक्टर ऐसा बताना है जो इन दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है, चलो हम देखते हैं सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल। ये दोनों भाई एल्वेलाई होते हैं मेरे शरीर के अंदर, गिल्स तो फिश में बाहर होते हैं ना, तो इंटरनली ये वाला स्टेटमेंट मेरा कैसे हो गया, गलत हो गया, क्योंकि गिल्स फिश की बॉडी में बाहर प्रेजेंट रहते हैं और एल्वेलाइज जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड है मेरा, भाई बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मैंने तुम लोगों को बताया था बेटा, कभी भी किसी भी सरफेस से गैसियस अगर एक्सचेंज हो रही है तो सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए, वो काफी पतली होनी चाहिए, काफी थिन होनी चाहिए, तभी तो गैसियस जाएगी। अगर तुम बिल्कुल स्किन की तरह उसको हार्ड बना दोगे तो गैसियस एक्सचेंज कहां से होगा? तो थिन सरफेस होनी चाहिए प्लस मॉइस्ट सरफेस होनी चाहिए, तभी गैसियस का एक्सचेंज होगा। और एल्वेलाइज की भी यही हमारी क्वालिटीज होती है और गिल्स में भी इसी टाइप का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। थर्ड अगर हम लोग देखते हैं, बोथ आर पुअरली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। भाई बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि गैसियस का एक्सचेंज वही होता है जहां बहुत सारी रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज, वेन्स, जितनी भी मेरी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा ही रिच अमाउंट में मेरी प्रेजेंट होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। नेक्स्ट है मेरा, इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। भाई ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में हार्ट में चला जाता है, बिल्कुल ही गलत है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में तो बॉडी में जाएगा ना भाई, हार्ट में दोबारा क्यों जाएगा? तो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा गलत हो गया। तो आंसर इज बी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 37 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। Observe the diagram of an activity given below. What does it help to conclude when the person exhale into the test tube? टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने लाइम वाटर डाला और लाइम वाटर डालने के बाद मैं एक्सहेल कर रही हूँ, देखो अपनी हवा छोड़ रही हूँ। तो क्या होता है कि एक्सहेल होने के बाद में ये जो लाइम वाटर है, इट टर्न्स इनटू मिल्की, मिल्की मिल्की हो जाता है ये। और ये मिल्की क्यों होता है? क्योंकि लाइम वाटर को एक मिल्की कलर सिर्फ कौन सी गैस प्रोवाइड करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अपना फर्स्ट है बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल एयर। भाई हमारा, हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है? ऑब्जर्व द डायग्राम एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सहेल, परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर। इनहेल करती हूं मैंने इनहेल किया तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है? गधेड़ो, अपन इनहेल कौन सी गैस करते हैं? हम ऑक्सीजन करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है मेरा, फर्मेंटेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन होता ही नहीं है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। प्रेजेंस, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल एयर। जब मैं एक्सहेल कर रही हूं तब कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड ने तो मेरे लाइम वाटर को मिल्की किया। ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही तो हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट है मेरा, अपन फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं, हमने एक ऑप्शन वैसे भी चूज कर लिया है, फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमारा फर्मेंटेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, नो।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ मेरा थर्ड, कि हम लोग जब एक्सहेल कर रहे हैं तब मेरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है, जो लाइम वाटर को इट टर्न्स इनटू मिल्की। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41. The length of the small intestine in a deer is more as compared to the length of small intestine of a tiger. देखो बेटा, जो डियर है वो घास खाता है ना, फूल पत्ते ये सब खाता है, और उनमें क्या होता है, उनकी जो लीव्स है, जैसे अपन लोगों ने हमेशा पढ़ा लीव्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, कि इनकी जो लेयर, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है मेरी? लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो बेटा लिपिड और प्रोटीन, भाई टाइगर जो है वो हम लोगों को खा रहा है, वो लिविंग एनिमल्स को खा रहा है, तो वो सेल मेम्ब्रेन खा रहा है, यानी कि वो लिपिड और प्रोटीन अगर खाता है तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता है। और डियर अगर प्लांट्स और ये फूल पत्ती सब खाता है, ये लोग बनी सेल्यूलोज की है, इसके डाइजेशन में टाइम लगता है। अब डाइजेशन में टाइम लग रहा है तो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो भी मेरे काफी लॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, कौन से टाइप का वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है। इसलिए डियर की स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ज्यादा लॉन्ग होती है कंपैरेटिवली टाइगर। बात समझ में आई? चलो हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। देखो बेटा, फ्लोएम के होते हैं हमारे 4 टिश्यूज, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। ये 4 मेरे फ्लोएम में होते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जो मेरे सीव ट्यूब्स होती है मेरी, और मेरी कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये रही मेरी सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेटा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, और यहां पर मेरी कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और लास्ट में मेरे फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर फ्लोएम फाइबर, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग अलग कलर से बनाती हूं ताकि ये है मेरी सीव ट्यूब, इसके बाद ये जो है ये है मेरे कंपेनियन सेल, नेक्स्ट है मेरा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूं मैं ताकि जल्दी अपन को टाइम वेस्ट ना हो, और ये है मेरे फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो ये 4 मेरी स्ट्रक्चर्स हैं। आ जाओ वापस से अपन अपने फेवरेट पेन पे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो मेरे कभी भी फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेरी सीव ट्यूब से हो रहा है या फिर मेरी कंपेनियन सेल का बेसिकली वर्क क्या होता है कि जो फूड जा रहा है, अब फूड है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनको हैंडल कौन करती है? मेरी कंपेनियन सेल। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हेल्प करती हैं, और अगर सपोर्ट प्रोवाइड करना हो मुझे तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और मेरा फ्लोएम फाइबर, ये दोनों हेल्प करते हैं मेरे सपोर्ट में। तो अब यहां पर आपको ये पूछा है कि दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, फूड में कौन हेल्प कर रहा है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। बात समझ में आई? चलो बेटा, आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारा ये हम लोगों ने गलती से हमारा केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तो हम इसको स्किप करेंगे। हम आगे जाएंगे हमारे हीमोडायलाइजर पे। ठीक है बेटा, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे। डायग्राम तुम्हारे पेपर में है, तो एक बार तुम लोग पेपर ओपन करो, डायग्राम को देखो। द हीमोडायलाइजर हैज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब। देखो सबसे पहले हीमोडायलाइजर होता क्या है? देखो बेटा, हम लोग की बॉडी में यूरेमिया, तुम लोगों ने यूरेमिया के बारे में सुना है?
जब मेरे ब्लड में यूरिया का अमाउंट एक्सेस बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेमिया। अब ब्लड में यूरिया बढ़ गया है तो हम लोग के पास सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो हमारी किडनी हमारी खराब हो चुकी है, या तो हमारी किडनी को ट्रांसप्लांट करें। किडनी को ट्रांसप्लांट हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि ऑर्गन है, कई बार और हमारी जो बॉडी है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, तो किडनी और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये अपना मेथड, ये पूरा प्रोसीजर कॉस्टली काफ़ी होता है। तो इसके लिए हम लोग एक और चीज़ करते हैं, हीमोडायलाइसिस। हम लोग हमारे यूरेमिया यानी कि मेरे ब्लड में अगर यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हीमोडायलाइसिस भी हम लोग करते हैं। ये हीमोडायलाइसिस क्या होता है बेटा, ये 3 to 5 टाइम्स होता है पर वीक, और कम से कम 3 से 5 घंटे का, आवर्स का ये प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम करते क्या है बेटा, हमारी बॉडी को इस मशीन से, हीमोडायलाइजर मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारी आर्टरी में से, सबसे पहले मेरी आर्टरी में से ब्लड, सारा का सारा ब्लड निकलेगा, और एक मशीन होती है, देखो ये एक डायलाइजिंग मशीन होती है, इसमें हीमोडायलाइजर फ्लूइड भरा होता है। ये मशीन कौन सी हो गई बेटा, डायलाइजर, और इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड है। अब यहाँ से सारा का सारा ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकालने के बाद में देखो ये हीमोडायलाइजर है, यहाँ से मेरा ब्लड गया अंदर, और यहाँ पर क्या ब्लड, एक सेकेंड, पहले मैं ट्यूब्स बना रही हूँ। ऐसे ट्यूब्स होती हैं, आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन आया उसमें भी ऐसे ट्यूब्स हैं। अब ये जो मेरा ब्लड है ये इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो हो रहा है, देखो इन ट्यूब्स के अंदर मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, और मेरे ब्लड में खतरनाक यूरिया प्रेजेंट है। अब ये हीमोडायलाइजर जो मशीन है, इसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये एग्जैक्ट कंपोजिशन है हमारे ब्लड का, बट विदाउट यूरिया, इसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, एग्जैक्ट कंपोजिशन है मेरे ब्लड का, बट विदाउट यूरिया। अब देखो बेटा, मेरा जो ब्लड गया इन ट्यूब्स के अंदर, उस ब्लड में बहुत भर भर के यूरिया है। अब यूरिया और ये जो है मेरा ब्लड का कंपोजिशन, मेरा कोई भी चीज अपन लोगों ने कभी भी पढ़ा है तो अपन लोगों ने यही पढ़ा है ना बेटा, कि ये देखो यूरिया यहां से जाएगा मेरे हीमोडायलाइजर, इसमें हीमोडायलाइजर फ्लूइड में, क्योंकि यूरिया की कंसंट्रेशन अभी मेरे ब्लड में ज़्यादा है और इस डायलाइजिंग फ्लूइड में कम है। तो मेरा जो जितना भी यूरिया है वो सारा का सारा इस डायलाइजिंग मशीन में जाएगा। और कैसे जाता है बेटा, क्योंकि मेरी ये जो पूरा हीमोडायलाइजर है ना, ये किससे मिलकर बना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। सेमी परमिएबल से मेम्ब्रेन से चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, तो सारा का सारा यूरिया चला गया, उसके बाद में मेरा जो ब्लड है वो फिल्टर हो गया, और सारा का सारा जो फिल्ट्रेट ब्लड है यहाँ से हम लोगों ने आर्टरी से निकाला, और हम यहाँ पर सारा का सारा फिल्ट्रेट, अब ये फिल्ट्रेट हो चुका है ब्लड, इसको हम लोग वेन में हम वापस से इंसर्ट करवा देंगे। बात समझ में आई? तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है, तू देखो, हीमोडायलाइजर हैज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हीमोडायलाइजर की मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको बताई होती है, तो वो क्यों होती है, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर? नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नहीं होती है, टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट। सही बात है बेटा, यहां से सारा का सारा हम यूरिया निकाल रहे हैं, सारे के सारे वेस्ट हम लोग आयन, जो हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये वाले जितने भी Na, ये हमारे जितने भी आयन्स हैं फालतू के जो मेरे ब्लड में प्रेजेंट हो चुके हैं क्योंकि मेरी किडनी खराब हो चुकी है, ये जितना भी मेरा नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको हम लोग डायलाइज करते हैं। नेक्स्ट है टू पासिंग द, तो सबसे पहले हम लोग सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कौन सा राइट है। इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलाइजिंग सोल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्ट को डायलाइजिंग सोल्यूशन में निकालना, तो बेटा ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है कि हम हमारा जितना भी वेस्ट, चाहे वो यूरिया हो, चाहे जितने भी फालतू के आयन हो, वो हम हमारे इस येलो कलर का जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है, और डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ आवर ब्लड बट विदाउट यूरिया या विदाउट वेस्ट प्रोडक्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी? आर्टिफिशियल किडनी का ऐसा कौन सा फंक्शन नहीं होता है? देखो, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, भाई ये तो होता है, हम नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं हम हमारे ब्लड से, बिल्कुल होता है, ये तो ये होगा हमारा। टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड, भाई एक्सेस फ्लूइड भी हम लोग रिमूव कर रहे हैं हमारी बॉडी से।
टू रीएब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिशन। भाई ये सिर्फ यूरिया को निकाल रहा है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है, ये कोई भी न्यूट्रिशंस रीएब्सॉर्ब कहाँ से कर सकता है? वो तो हमारा किडनी का काम है। ये सिर्फ हमारे ब्लड को डिटॉक्सीफाई कर सकता है, प्योर कर सकता है एक तरह से, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। एंड टू फिल्टर द प्योरीफाई द ब्लड, ये एक तरह से ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, ये ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? विच इज नॉट अ फंक्शन। कौन सा आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शन नहीं है? टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड। क्लियर? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन। हम लोगों ने वही डायलाइजिंग सोल्यूशन, मैंने अभी आपको बताया येलो कलर का मेरा डायलाइजिंग सोल्यूशन है, इज रिच इन, किस क्या होता है उनमें सबसे ज्यादा? यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, ब्लड सेल्स, लिम्फ और प्रोटीन। देखो बेटा, जब सारा का सारा मेरा यूरिया फिल्टर हो जाता है और डायलाइजिंग सोल्यूशन में चला जाता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? मेरी यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसमें किसका अमाउंट ज्यादा होता है? यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट का। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा मैंने फर्स्ट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Which part of the nephron in human kidney serves the functions of the reabsorption? भाई ऐसा कौन सा पार्ट है मेरी ह्यूमन किडनी का जो रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है? तो ग्लोमेरुलस नहीं बेटा, ग्लोमेरुलस सिर्फ फिल्टर का काम करता है। बोमन कैप्सूल एक तरह से कैप्सूल होता है जहां पर जितना भी मेरा फिल्ट्रेशन है वो वहां पर उसको आ रहा है फिल्ट्रेशन। क्लियर? ट्यूबुल्स, देखो बेटा हमारी जो ये इस तरह से मेरी ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है वो पूरा रीएब्सॉर्ब करती है ना। मान लो कि ऐसा कुछ फिल्टर तो हो गया, बहुत सारी चीजें फिल्टर हो गई, लेकिन मेरी बॉडी में जब दिमाग लगाती है कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए तो वापस से रीएब्सॉर्प्शन होता है। और रीएब्सॉर्प्शन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? मेरा ट्यूबुल्स। लास्ट में मेरी कलेक्टिंग डक्ट्स, तो कलेक्टिंग डक्ट्स में तो बेटा मेरा यूरिन कलेक्ट होता है, तो ये भी रीएब्सॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो आंसर इज सी। ठीक है बेटा, समझ में आया? हमारा पूरा साइंस का पेपर अब कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हमारी